हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक जिसका हेड ऑफिस मुंबई और पूरे भारत में और ओवरसीज में मतलब बाहर भी, फॉरेन में भी जिसकी प्रेजेंस है इंडिया से लेकर फॉरेन तक, वो इनवाइट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट इन दियर स्पेशलाइज सेगमेंट या फिर कहीं स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में, लाइक वैकेंसीज, सिलेक्शन क्राइटेरिया, पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स, एटेस्ट्रा एटेस्ट्रा। सो स्टे ट्यून विद अस। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे पोस्ट है। तो पोस्ट यहाँ पे दो पोस्टें निकल के आई हैं, असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट और असिस्टेंट मैनेजर आईटी की। तो ये स्केल जो होगा जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 है दोनों का, और बेसिक पे स्केल देख लीजिए 48,480 से लेके 85,920 तक दोनों का ही एक अच्छा खासा यहाँ पे सैलरी आपको पहले ही प्रोबेशन पीरियड के बाद जो मंथली सैलरी होगी वो 60 to 80,000 के बीच में आराम से बन जाएगी। और उसके बाद वैकेंसीज देखिए यहाँ पे, जो असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट है उसकी 250 वैकेंसीज है, और सेम आईटी में भी 250 वैकेंसीज है, जो कुल मिला के बनती है यहाँ पे 500 वैकेंसीज। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि टोटल आपकी जो सैलरी है वो बन जाएगी 60 से 70 तक। वो कैसे बनेगी, यही इन एडिशन उसमें अलाउंसेस ऐड होंगे, जैसे स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस और भी बहुत सारे अलाउंसेस के साथ आपकी सैलरी जो है यहाँ पे जूनियर मैनेजमेंट स्केल में बहुत ही अच्छी बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अब वैकेंसीज के बारे में देखते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं वैकेंसीज का। असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट में, जिसमें एससी में 37, एसटी में 18, ओबीसी में 67, ईडब्ल्यूएस में 25 और यू आर अंडर अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी है यहाँ पे 103। तो बिल्कुल सेम ही यहाँ पे आईटी सेक्टर में भी बिल्कुल सेम उतनी ही वैकेंसीज का यहाँ पे। और ये पीडब्ल्यूडी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनमें ये कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पे ये दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेकआउट हमने बता दिया आपको। इंपॉर्टेंट डेट्स अब जानते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स है यहाँ पे 30 अप्रैल को ये फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन के खुल जाएंगे, और लास्ट डेट है यहाँ पे 20 मई 2025। उसके बाद अब जानते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले ये जो इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है आपको कि जब भी आपको किसी भी स्टेज में हो, चाहे आप इंटरव्यू के स्टेज में हो या आप किसी भी स्टेज में हो, आपसे जब भी मांगा जाएगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नेशनैलिटी, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एटेस्ट्रा, वो आपको प्रोवाइड करना है, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। ये दोनों चीजें आपको वहां पे एट ए टाइम किसी भी स्टेज में, किसी भी सब्सिक्वेंट स्टेज में आपसे ये मांगा जा सकता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के एज रिक्वायर्ड बाय द बैंक। तो आपको ये वहां अपने साथ ये रेडी रखना है। और उसके बाद कैटेगरी के बारे में लिखा हुआ है, प्लीज नोट दैट नो चेंज ऑफ कैटेगरी विल बी परमिटेड एट एनी स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। जब आप ये फॉर्म भरेंगे आपको अभी अपनी कैटेगरी को वहां पे देना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद रिक्रूटमेंट के किसी भी स्टेज में या फाइनल स्टेज में या रिजल्ट के बाद आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आपकी कैटेगरी क्या है, चेंज होगी है, उसका फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो चेंज हुई आपको करना है इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरते समय ही आपको वो चेंज करना है। उसके बाद नेशनलिटी की अगर बात करें तो इंडियन नेशनलिटी या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान या जो भी ये सब जानते ही हैं कैटेगरीज होती हैं, उसमें होएगी नेशनलिटी। उसके बाद मेन चीजें बात करते हैं एज की। अब बात करते हैं एज की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट कोड 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट, जिसमें मिनिमम एज रखी है 22 और मैक्सिमम एज है 30। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, एंड यानी कि प्लस, एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए सी ए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, सी एम ए क्या होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या फिर उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी, या इसमें से कोई है आप इन दोनों को, तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और डिजायरेबल है यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस। डिजायरेबल का मतलब होता है कि ये चीज होगी तो आपका इंटरव्यू में आगे प्रोसेस में एज होगा, अपर हैंड होगा। तो ये अगर होगा तो अच्छी बात है, डिजायरेबल है, कंपल्सरी नहीं है। और यहाँ पे या फिर आप क्या होना चाहिए, फुल टाइम आपकी एमबीए होनी चाहिए या मैनेजमेंट ऑफ स्टडीज, जिसको कहते हैं ये, इसको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट ऑफ मास्टर ऑफ, जिसको मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज भी कहते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। अगर आपने ये किया, लेकिन स्पेशलाइजेशन किस में होनी चाहिए, फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। 60% मार्क्स में आपने पास आउट होने चाहिए। और यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज है एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी, उनके लिए कितनी परसेंटेज है 55%। और यहाँ पे ये जितने भी कोर्स दिए हुए हैं, एमबीए या फिर एमएमएस या पीजीडीएम या पीजीडीएम, पीजीडीबीएम, ये सब आपके 2 ईयर्स के होने चाहिए, बिल्कुल रेगुलर वे में होना चाहिए। अगर आपकी ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है, आपने 2 में स्पेशलाइजेशन की है, तो आपकी जो मेजर स्पेशलाइजेशन है वो क्या होनी चाहिए, फाइनेंस में होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं दूसरी पोस्ट कोड की, जिस यानी कि पोस्ट कोड नंबर 2 असिस्टेंट मैनेजर आईटी
जूनियर मैनेजमेंट स्केल, वहां पे भी एज मिनिमम 22 और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। यहाँ पे फुल टाइम आपको बीटेक मांगा गया है, यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग कहे, या फिर एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ साइंस आईटी में, या एमएस मास्टर ऑफ साइंस, या एमटेक, या 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एमटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कौन कौन से यहाँ पे इंजीनियरिंग को अवेलेबल किया गया है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। देखो जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन बिल्कुल सेम होता है वो। उसके बाद डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी। तो इसमें से जिन्होंने भी अपनी इंजीनियरिंग की है या एमसीए, एमएससी या एमएस, एमटेक की है, वो ये फॉर्म भर सकते हैं। डिजायरेबल सर्टिफिकेशन भी मानी गई है यहाँ पे कि अगर आपके पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट होगा, अगर इसमें से आपने किसी में सर्टिफिकेट लिया है, तो आपका फिर से मैं कहूंगा कि इंटरव्यू में अपर हैंड होने वाला है, वहां पे आपकी चांसेस जो है वो ज्यादा होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है आईटी डोमेन में। तो ये मिनिमम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कंपलसरी है कि 1 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही होना चाहिए, जिसमें आपने किस में काम किया होना चाहिए इन सब फील्ड में जो यहाँ पे ये दिए हुए हैं। उसके बाद अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी, सबसे पहले एज की बात करते हैं। एज की जो मिनिमम 22 रखी हुई है और मैक्सिमम 30 रखी है, ये कौन सी एज को आपको चेक करना है? 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल आपकी एज 22 और 30 यहां तक होनी चाहिए, ना इससे कम होनी चाहिए और ना ही इससे ज्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पे जो बात लिखी गई है कट ऑफ डेट फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि बहुत सारे पूछते हैं कि फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, उनके बारे में ये बात है कि उनकी 20 मई 2025 तक सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे कि एज की क्राइटेरिया 1 अप्रैल है, जो कि फॉर्म के भरने की डेट है, स्टार्ट डेट है, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट जो 20 मई है वहां तक लिया हुआ है। मतलब कि आपकी 20 मई तक आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे जितनी मांगी गई है वो कंप्लीट होनी चाहिए, वो आपकी पूरी होनी चाहिए। और उसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी की बात हो रही है, जो क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर जिनकी कास्ट नहीं है सेंट्रल लिस्ट में, वो ये फॉर्म ओबीसी रिजर्वेशन से नहीं भर सकते हैं। उनको अपनी क्या कैटेगरी देनी पड़ेगी? जनरल कैटेगरी ही देनी पड़ेगी। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी 20 मई तक, अगर आपके 20 मई तक 1 साल पूरा हो रहा है, जैसे कि मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया, अगर आपको 20 मई तक हो रहा है 1 साल पूरा, तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए ये चीजें जो इंपॉर्टेंट लिखी गई हैं वो ये है कि आपका फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज ए परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉय होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई टेम्परेरी एम्प्लॉय हो या कुछ तरीका हो, बिल्कुल आपको फुल टाइम एम्प्लॉयर यहाँ पे मांगा गया, परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए आपका जो वर्क एक्सपीरियंस लिया हुआ है। और जो कॉपीज है वर्क एक्सपीरियंस की, वहां पे कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं चलेगी, कोई सैलरी सर्टिफिकेट नहीं चलेगी, कोई पे स्लिप नहीं चलेगा, बिल्कुल ही सिर्फ और सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही उनको चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप बिल्कुल भी, अगर आपके पास सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर है या सैलरी सर्टिफिकेट है या पे स्लिप है, तो आप ये फॉर्म बिल्कुल मत भरिए, आपको कहीं पे भी आपकी कैंसिलेशन हो सकती है। तो आप अगर अभी तक किसी को 1 साल पूरे हो चुके हैं या 20 मई तक हो जाएंगे, लेकिन उनके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप आज ही अपनी कंपनी में या कहीं पे भी जहां आप काम करते हैं वहां पे वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश कीजिए, वहां से वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लीजिए। क्योंकि अगर उसके बिना आपने ये किसी भी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तो एंड में आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसके बेसिस पे अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी सर्टिफिकेट, पे स्लिप को वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स होती है 5 साल, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, नॉन क्रीमिलियर 3 साल, 10 साल पीडब्ल्यूबीडी के लिए, और एक्स सर्विस मैन के लिए 5 साल, और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स के लिए भी 5 साल। उसके बाद आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज अब देखते हैं, यहाँ पे ये सब उनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ग्रुप डिस्कशन होगी इफ कंडक्टेड। तो ये भी अभी उन पर है कि वो डिपेंड करता है कि वो ग्रुप डिस्कशन होगी या नहीं होगी। यहाँ पे इफ लिखा हुआ है, यानी कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। उसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस या पर्सनल इंटरव्यू डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो ये डिपेंड करता है, बैंक पे डिपेंड करता है एप्लीकेशंस और एलिजिबल कैंडिडेट्स किस तरह से बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, जो टेस्ट होगा वो किस प्रकार से होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, रीजनिंग यहाँ पे आएगा उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज भी रेलेवेंट टू द पोस्ट, यानी कि क्रेडिट वालों को जो फाइनेंस से रिलेटेड है उसके क्वेश्चन आएंगे, और आईटी वालों को जो उनकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है उनके आएंगे। अभी कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं आया यहाँ पे, जैसे ही वो आएगा वो भी आपको यहाँ पे, उसका भी लिंक यहाँ पे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ये
जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे 75, मैक्सिमम मार्क्स है 150। तो 75 मिनट्स यहाँ पे पार्ट 1 के लिए हैं और 75 मिनट्स यहाँ पे पार्ट 2 के लिए हैं। तो टोटल यहाँ पे 150 मिनट्स और टोटल मार्क्स है यहाँ पे 225। तो बाइलिंगुअली होगा यहाँ पे, जो इंग्लिश को छोड़ के इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या होंगी बाइलिंगुअली होगा, और प्रोफेशनल नॉलेज भी क्या होगी सब बाइलिंगुअली होगा इंग्लिश और हिंदी में। उसके बाद यहाँ पे रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 25%, मतलब कि 4 क्वेश्चन में से एक गलत होगा आपका। चार अगर आपके क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है, ये होता है 1/4 है ना, यही होता है। 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। तो 1/4 यहाँ पे 25% मार्क्स इनएक्टिव मार्किंग होगी यहाँ पे। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन में अब ये कुछ इन्हें पॉसिबिलिटियाँ बनाई हुई हैं कि अगर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन में पर्सनल इंटरव्यू होएगा तो मेरिट किस हिसाब से बनेगा। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही नहीं होगा और सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होगा तो मेरिट किस हिसाब से बनेगा। तो ये बहुत सारी इन्हें पॉसिबिलिटियाँ बनाई हैं। तो अभी पूरी ऐसे लग रहा है जैसे यही पूरा अभी श्योर नहीं है कि लेना है तो कैसे लेना है। ये सिर्फ डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी आएंगी, और तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन आप सब जानते ही हैं कि जिस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट है एप्लीकेशन ज़्यादा ही आएंगी, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो मुझे लग रहा होगा ही होगा। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखें। और उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट में भी यहाँ पे यही लिखा है कि आप किसी भी कोई भी ऐसी कोई फर्जी वाला या धोखाबाजी वाला कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन ना दें, जो भी दें अपने जो है बिल्कुल सही तरीके से सब चीज़ें सही से दें। उसके बाद ये एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ ये एग्ज़ाम होगा, ये आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो भी मेन जो यहाँ पे ज़रूरत थी बताने की, वो सब यहाँ पे बता दी है मैंने आपको। और तो यहाँ पे अब फीस की बात कर लेते हैं कि अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 1180 है इंक्लूसिव और जीएसटी, और SC ST PWBD के लिए यहाँ पे 177 है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे जो है सब हमने यहाँ पे पता कर लिया। तो चलिए अब मिलते हैं अब आपको अगले सेशन में, और स्टे ट्यून विद अस, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।